तो यहाँ पे जितने भी उद्योगपति थे सब क्या थे, विदेशी थे। इसलिए सरकार यहाँ पे 1916 में एक औद्योगिक आयोग का नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, यहाँ पे भारत में औद्योगिक आयोग बना, औद्योगिक आयोग। ठीक है, तो 1916 में यहाँ पे क्या हुआ, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति हुई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, 1916 में हुई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, है ना, धीरे धीरे मतलब भारतीय उद्योग व्यापार के बीच से मतलब बढ़ने लगा, है ना, और सरकार 1921 में आगे आते मतलब राजस्व आयोग का नियुक्ति कर दिया गया यहाँ पे। और इसके तहत कहा किया जाता है कि मतलब 1921 में क्या किया गया, राजस्व आयोग बना। क्या बना, राजस्व आयोग बन गया। और सरकार सबसे टैक्स लेता था, है ना। धीरे धीरे टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, ठीक है, और कई सारे उद्योग का स्थापना, है ना, हुआ। जब आर्थिक मंदी आया, इससे भारत में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, वो प्राथमिक सामग्री की का मूल्य घट गया। इस तरह उद्योग पर निर्भर जनता को दिन दिन क्षति होने लगा, यानी कि जो जनता मतलब सिर्फ उद्योग धंधों पर डिपेंड थे, उनका स्थिति भारत में गिरने लगा था। केवल वे उद्योग स्थापित थे जो ब्रिटेन या अमेरिका में बनाई जाने वाली मशीनों का बनता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही उद्योग धंधा चलता था जो ब्रिटेन या अमेरिका में मशीनों के द्वारा बनता था, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका जो है भारत का साझेदार बन गया, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अमेरिका जो था भारत के साथ मुख्य साझेदार हो गया। वह भारत को उपयोगी सामान भी देने लगा, भारत कच्चा माल मांगने लगा उससे,
है ना, क्योंकि देखिए युद्ध के समय वहाँ की उत्पादन क्षमता में बहुत वृद्धि हुआ था अमेरिका का, इसी कारण से। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय से लगातार जितना भी कंपनियाँ थी, की कंपनियाँ बाजार में पूंजी लगाती रही, है ना, यह प्रबंधकीय एजेंसियों के द्वारा होता था और बहुत सारे उद्योग धंधा का स्थापना हुआ इस समय। लेकिन इस समय कहा जाता है कि, है ना, बहुत सारा बैंक का भी स्थापना हुआ। जैसे भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, है ना, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना हुआ। यानी कहने का मतलब था कि जैसे जैसे भारत में उद्योग धंधा बढ़ने लगे वैसे वैसे भारत में बैंकों का संख्या भी बढ़ने लगा, है ना। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ मैसूर, है ना, इस तरीके से। और ये लोग करते क्या थे, भारतीय उद्योग को बढ़ावा देते थे, भारतीय उद्योग के विकास में लोग सहायक थे, समझ गए। तो इस तरीके से कहा जाता है कि मतलब भारत में उद्योग धंधा शुरू हुआ, है ना। शुरू से देखिए 1851 में कपड़ा मिल लगा, 1854 में भी लगा है, धीरे धीरे चाय बगानी सब शुरू हुआ यहाँ। प्रथम विश्व के समय दूसरा मौका मिला, है ना, दूसरे आर्थिक मंदी के समय गिरा भी, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया भारतीय उद्योग, है ना। और यहाँ पे मतलब लगभग कहा जाता है कि मतलब धीरे धीरे ये लोग का संबंध अमेरिका से भी आगे बढ़ने लगा, मतलब अमेरिका के साथ भी संबंध हो गया, अमेरिका से भी मदद मिलने लगा, तो भारतीय उद्योग ज़्यादा बढ़ने लगा, बैंकों का यहाँ पे स्थापना हो गया जो भारतीय उद्योग के विकास में सहायक बने। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ना आपको है औद्योगिकरण का परिणाम। औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ, तो देखिए जैसे अभी जानते हैं, अभी आप पढ़ें, है ना, कि 1850 से 1950 के बीच भारत में कई तरह का उद्योग, वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, कोयला उद्योग, कई उद्योग का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर, कई बड़े बड़े नगर बिहार में भी कायम हुए, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, ठीक है, और कई तरह का उद्योग धंधा शुरू हुआ, है ना। लेकिन हाथ से तैयार किया हुआ जो वस्तु था महंगा पड़ने लगता है, उसकी बिक्री खत्म होने लगी। प्राचीन मतलब जो पुराने उद्योग थे जो हाथ से तैयार होते थे उनका स्थिति गिरने लगा, है ना। और इस तरीके से कहा जाता है कि लेकिन अभी भी कुछ शहर हैं, गुजरात है, अहमदाबाद है, मतलब गुजरात में आपका हो गया कुछ अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, आगरा है, बनारस है, ठीक है, ये सब शहर जो हैं पुरानी प्राचीन उद्योग का अभी साक्ष्य है, ठीक है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होता क्या है, इंग्लैंड में जो हाथ से करघे से काम करने वाले थे, है ना, और वहाँ पे मशीनों का आविष्कार हो गया। भारत में लाखों शिल्पियों कारीगरों की तबाही के साथ साथ विकल्प के रूप में नए नए मशीन आने लगे हैं, ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, सब जगह, है ना। जब विदेशों में मतलब औद्योगिकरण के तहत मशीनों का आविष्कार हुआ तो भारत में क्या हुआ, भारत में शिल्पकारों का, बुनकरों का क्या हुआ, स्थिति गिरने लगता है, यानी कि यहाँ पे उनका स्थिति क्या हो गया, डैमेज होने लगा। क्योंकि अभी लोग हाथ से तैयार करते थे, लोग मशीन से तैयार करते थे, ये लोग जितना एक काम, है ना, मतलब कहने का मतलब जो काम ये लोग 2-3 दिन में करेंगे वो मशीन, है ना, घंटों में करके हटा देगा, घंटा 2 घंटा में, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में कहा जाता है कि मतलब उद्योग धंधा नष्ट होने लगा और कृषि जो था, कृषि और उद्योग का संतुलन काफ़ी नष्ट हो गया उस समय। लोगों का एक प्रमुख सहारा कब रह गया, कृषि, मतलब लोग खेती बाड़ी करके ही अपना आजीविका चलाने लगे थे, ठीक है। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के तहत यूरोप में बहुत सामान का उत्पादन होना शुरू हुआ, है ना। औद्योगिकरण के तहत क्या हुआ, मतलब जब वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो लोग नए नए बाज़ारों की खोज में निकल गए, और जब नए नए बाज़ारों की खोज में निकले, है ना, जिससे क्या हुआ, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का प्रवृत्ति शुरू हुआ। तो औद्योगिकरण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया, है ना। और औद्योगिकरण के फलस्वरूप मतलब ब्रिटिश के सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए, समझ गए ना। औद्योगिकरण का ही देन था कि भारत में जो उद्योग थे उसके जो उद्योगपति थे, है ना, अब ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पूंजी लगाएं तो भारत के छोटे छोटे उद्योगपति क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए, बड़े उद्योगपति बन गए। और यहाँ पे 3 तरह का समाज का गठन कर दिया गया। एक पूंजीपति वर्ग, है ना, समाज में कितना वर्ग आ गया, समाज में 3 वर्ग आ गया। कितना वर्ग आ गया, 3 वर्ग। एक आया पूंजीपति वर्ग, ठीक है, एक आया बुजुर्गा वर्ग, और एक आया, इसको मध्यम वर्ग भी कहा जाता है, मध्यम वर्ग, और एक आता है आपका, है ना, मजदूर वर्ग। ये 3 गो वर्ग समाज में जब अंग्रेज सरकार यहाँ पे पूंजी लगाने लगे, है ना, तो भारत के उद्योगपति तो मतलब उन पूंजीपति बन ही गए, लेकिन समाज 3 भागों में बट गया, पूंजीपति वर्ग में, मध्यम वर्ग में और मजदूर वर्ग में, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कहा जाता है कि यही जो मध्यम वर्ग है ना, पूंजीपति को तो कोई दिक्कत था नहीं, अंग्रेज सरकार समर्थन में थे, ये लोग अंग्रेज सरकार को चाहते ही थे, अंग्रेज सरकार इनको फंड दिया था, पैसा दिया है, पूंजीपति बना दिया। बुजुर्गा और जो मध्यम वर्ग के थे, है ना, मध्यम वर्ग ही लोग भारत में जो क्रांति हुआ, भारत में जो आज़ादी के लिए मतलब संघर्ष हुआ,
है ना, जो मतलब शोषणकारी नीतियों के खिलाफ यही आवाज़ उठाए मध्यम वर्ग के लोग, है ना। और औद्योगिकरण के तहत एक नए वर्ग का उत्पत्ति होता है, एक नए वर्ग का जन्म होता है, जिसका नाम क्या पड़ा, मजदूर वर्ग। यानी कि भारत में मजदूर 1850 से पहले चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागानों में काम करते थे। लेकिन जब भारत में जैसे कहा जाता है कि विभिन्न उद्योग लगे, तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हो गया। ये कहने का मतलब था कि देखिए 1850 से पहले जब यहाँ पे भारत में कंपनी नहीं था, तो यहाँ पे लोग खाली चाय के बागान में, कॉफ़ी के बागान में या रबड़ के बागानों में काम करते थे। लेकिन जब यहाँ फैक्ट्रियों का स्थापना होना शुरू हुआ, उद्योग का स्थापना हुआ, तो यहाँ पे फैक्ट्री मजदूर का जन्म हुआ, जिनका स्तर इतना नीचे गिरते गया, काफ़ी निम्न होता गया, क्योंकि इनका शोषण बहुत ज़्यादा होता था उद्योगपतियों के द्वारा। यानी जो भारत के उद्योगपति थे, है ना, मजदूर वर्ग का शोषण बहुत ज़्यादा करते थे, है ना। और औद्योगिकरण के कारण ये स्लम पद्धति का शुरुआत हुआ। औद्योगिकरण के कारण किस पद्धति का शुरुआत हुआ, स्लम पद्धति, ठीक है। औद्योगिकरण के कारण किसका शुरुआत होता है, स्लम पद्धति का शुरुआत हुआ। और स्लम पद्धति जानते ही हैं, मतलब स्लम पद्धति का मतलब वैसे मजदूर जो होते हैं जहाँ छोटे छोटे घरों में रहने को लेकर के, है ना, मतलब मजदूर कहाँ है, मजदूर छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर थे, जहाँ कोई सुविधा नहीं था, जहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं था, वहाँ लोग रहने के लिए मजबूर थे, है ना। इसी को स्लम पद्धति कहा गया, जहाँ कोई सुविधा नहीं है फिर भी मजदूर रह रहे हैं, मतलब मजबूर है उसके चक्कर में रहने के लिए, है ना। मतलब इस कारण से मतलब इनको स्लम कहा गया, स्लम एरिया। स्लम पद्धति का शुरुआत हो गया, क्योंकि मजदूरों का स्तर धीरे धीरे गिरते गया। आगे चलकर मतलब आंदोलन भी शुरू हुआ, पूंजीपतियों के द्वारा बुरी तरह से शोषण किया गया। इसीलिए मतलब मजदूर वर्ग भी अपना संगठन बना करके पूंजीपति के प्रति क्या किए, वर्ग संघर्ष का अंत किए, संघर्ष का शुरुआत भी करते हैं। वर्ग संघर्ष का क्या किए, शुरुआत किए। तो इस तरीके से मतलब ब्रिटेन जब भारत में आए, ब्रिटिश सरकार जब भारत के उद्योगपतियों को पूंजी दिया, तो भारत के उद्योगपति क्या हो गए, पूंजीपति हो गए। और समाज कितने भाग बट गया, पूंजीपति। अब पूंजीपति वर्ग मिल करके मजदूर वर्ग का काफ़ी शोषण किए, है ना। उद्योगपति यहाँ के ब्रिटिश सरकार शुरू किए, जिससे क्या हुआ, मजदूरों का स्तर गिरने लगा और लोग स्लम पद्धति का जन्म दे दिया, लोग स्लम पद्धति का शुरुआत कर दिए। जहाँ पे मतलब वैसे घर जहाँ रहने के लिए मजबूर थे, जहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं था, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से कहा जाता है कि मतलब धीरे धीरे मतलब आगे चल के मजदूर वर्ग भी क्या किया, है ना, अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के प्रति संघर्ष शुरू कर देता है। और मध्यम वर्ग भी, है ना, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पहला वर्ग यही था। भारत में अंग्रेजों से शोषण, पूंजीपतियों से शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पहला वर्ग कौन हुआ, मध्यम वर्ग। तो यही सब रहा औद्योगिकरण का परिणाम, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, है ना, स्लम पद्धति का शुरुआत हो गया, है ना, मजदूरों का जीवन स्तर गिरता गया। औद्योगिकरण के परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप समाज 3 भागों में बट गया, भारत का समाज। ये सब परिणाम किसका है ना, मतलब औद्योगिकरण का। नगरों का विकास, कुटीर उद्योग का पतन हो गया, है ना, साम्राज्यवाद का विकास हुआ, समाज वर्ग कई वर्गों में बट गया, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ और स्लम पद्धति का भी शुरुआत हुआ। पूछेगा कि औद्योगिकरण के परिणाम बताइए, 2 नंबर में तो लिखना ये है, नगरों का विकास, साम्राज्यवाद, है ना, का विकास, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, स्लम पद्धति का शुरुआत, समाज में वर्ग विभाजन, ये सब क्या है, औद्योगिकरण के कारण है। तो इस तरीके से, है ना, आप जान गए कि मतलब भारत में कैसे कैसे उद्योग धंधा का शुरुआत होता है, कैसे यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कैसे भारत का समाज बट गया 3 भागों में, पूंजीपति, मध्यम और ये सब के बारे में, है ना। और हम लोग ये भी जाने कैसे कैसे स्लम पद्धति का भी शुरुआत हुआ, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा, आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताइए, और इसका नोट्स आपको जल्द ही टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और आपको अगले वीडियो में इससे आगे समझाया जाएगा।